हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीबी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न 2011 से 2024 अब तक जितने भी एग्जामों में प्रीवियस एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब एक सेट के माध्यम से हम लोग ये प्रश्न करेंगे। एक सीरीज चलाई जा रही है, नहीं देखें आप प्लेलिस्ट में तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रीवियस ईयर और मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट की कराई जा रही है। अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? क्या अंतर्वैयक्तिक कौशल, या अवधान व स्मृति, या शारीरिक प्रणाली की क्रिया, या प्रतिबोधक और गतिक कौशल? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, अंतर्वैयक्तिक कौशल। अंतर्वैयक्तिक कौशल में दूसरे लोगों की सोच, विचार, इच्छाओं आदि को समझने की क्षमता होती है। इस प्रकार संवेगात्मक विकास और अंतर्वैयक्तिक कौशल आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? क्या आनुवंशिकता, या भौतिक वातावरण, या सामाजिक सांस्कृतिक कारक? तो ए बी सी तीनों को तीनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। आनुवंशिकता के कारण बच्चे को अनेक गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। बच्चे की मानसिक शक्ति, कल्पना और तर्क शक्ति को वातावरण प्रभावित करता है। किसी बच्चे के विकास में उस बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में बच्चे का विकास अच्छा होता है। तो आनुवंशिकता हुआ, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक तीनों के तीनों ये क्या है? ये विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए क्या कह रहा है और तर्क आर क्या कह रहा है, और इसका ऑप्शन नीचे आप लोग को देना है। तो ये स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं दिया है? क्या महत्वपूर्ण नहीं दिया है? तो ये कथन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। देखिए, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। जो अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि गतिक कौशल के बिना सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती, क्योंकि गतिक कौशल के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं? दौड़ना, चलना, कूदना आदि क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं। तो ए और आर दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो देखते हैं ए और आर दोनों गलत किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। जितने भी दोस्तों ये हम प्रश्न लेकर आए हैं, सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन हम नहीं लेकर आए हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? क्या भूमिका है देख लेते हैं। दोनों की कोई भूमिका नहीं है, गलत हो जाएगा। परिवार की कोई भूमिका नहीं, देखिए परिवार की कोई भूमिका नहीं है, भूमिका परिवार की भी होती है, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं, दोनों की रहेगी तब ज्यादा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों की अलग अलग होती है, क्योंकि परिवार के द्वारा बच्चों को नैतिकता और सामाजिकता की शिक्षा दी जाती है, जिसके आधार पर बच्चा अपनी आदतों व व्यवहार का क्या करता है? विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों की अलग अलग परंतु दोनों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजी के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था?
तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चा गणितीय रूप से सोचने और समस्या समाधान में सक्षम हो जाता है। और ये जो जीन पियाजे हैं, अगर जीन पियाजे का थ्योरी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जितनी भी जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं सब के सब डिटेल में हम बताए हैं। पियाजे कितनी अवस्थाएं बताए थे? 4 अवस्थाएं बताए थे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे किसने? जीन पियाजे ने। जो पहली अवस्था उसकी कौन सी होती है? यानी कि प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जीन पियाजे के चौथी अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूरी की पूरी डिटेल में इसको हम जीन पियाजे के क्लास में हम बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है किसमें? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या से कम होती है, या से बेहतर होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच में तार्किकता, रचनात्मकता और विविधता होती है, जिसके द्वारा वे अपने व्यवहार कौशल का विकास करते हैं। बच्चे किसी भी क्रिया को करने में मात्रात्मक रूप की अपेक्षा गुणात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। तो किससे भिन्न होते हैं? तो गुणात्मक रूप से। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते, क्या आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? क्या यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास में, या सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास? तो ऑप्शन नंबर हम लोग तीसरा लॉक कर देंगे, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में सामाजिक दृष्टिकोण में नैतिक नियमों और निर्णयों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें नैतिक नियमों और निर्णयों को प्रमुखता दी जाती है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ाए हैं, ये भी जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ा दिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, व्यवहारवादी या सामाजिक सांस्कृतिक या सूचना के प्रसंस्करण या मनोगतिकी? तो देखिए लेव वाइगोस्की, हर एक प्रीवियस सेट में लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छी तरह से भी हम बताए हैं, और लेव वाइगोस्की का थ्योरी भी बहुत शानदार जानदार तरीके से बताए हैं। और इस जितने भी प्रैक्टिस हम सेट लेकर आए हैं सबके सब में लेव वाइगोस्की का एक नया क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, क्योंकि हर बार हर प्रैक्टिस सेट में लेव वाइगोस्की क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षा कक्ष निहितार्थ है? क्या है? कक्षा कक्ष निहितार्थ है। तो क्या ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि ये पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाए। देखिए पूर्ण रूप से खुद से चीजों को सीख पाए, यानी कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सहायता भी तो करना पड़ता है। लेव वाइगोस्की जो वाइगोस्की बताए हैं, इसके फोल्डिंग पार्ट या पहचान जो भी बताए हैं, तो वो क्या है, उसमें सहायता दी जाती है। तो बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। इनाम की जहां भी बात की जाए तुरंत वो निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। संपूर्ण पैडागोजी में एक एक टैग वर्ड्स पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। जहां भी बच्चों को पुरस्कार की बात की जाए, जहां इनाम की बात की जाए, जहां परीक्षा फल की बात की जाए,
या रोजगार की बात की जाए तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, संपूर्ण पैरागोजी में सब कुछ बता दिए हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा। देखिए जहां भी बच्चों को सजा देने की बात की जाए तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को कभी भी दंड व सजा नहीं देना है। तो तीन तो हम लोग गलत खोज दिए, तो चौथा अपने आप ही सत्य हो जाएगा। तो बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारा देकर मदद करती हैं। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? क्या पाड़ का, या अनुकरण अधिगम का, या बहुबुद्धि, या संज्ञानात्मक द्वंद्व का? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, पाड़ यानी कि इसी को मचान कहते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो वाइगोस्की थ्योरी में आप लोग पढ़ेंगे तो इसके फोल्डिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं, कैसे दूसरे को सहायता दी जाती है। तो पाड़ या मचान शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बच्चे को सीखने में दी जाने वाली सहायता बच्चे के विकास के अनुसार होती है। क्या होती है? बच्चे के विकास के अनुसार होती है। पाड़ की प्रक्रिया में यानी कि इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि उसी को मचान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को तब तक सहयोग किया जाता है जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को शिक्षाप्रद होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये बताइए कि बच्चों को नियंत्रण में रखेंगे? नहीं, जहां बच्चों को नियंत्रण की बात की जाए तुरंत क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील अधिगम प्रक्रिया में बालक को केंद्र में रखा जाता है। क्या? बालक को केंद्र में रखा जाता है और बच्चों को नियंत्रण कभी भी नहीं रखना है। तो बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, तुरंत ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 4 ए और 2 आर दोनों गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत शानदार जानदार तरीके से पढ़ा दिए हैं। जितने भी हार्वर्ड गार्डनर के 8 प्रकार के बुद्धि हैं वो पढ़ा दिए हैं। थांडाइक के भी बुद्धि हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ये देखिए जहां वर्गीकरण पैटर्निंग की बात की जाए तुरंत किस पे आप लोग जाएंगे? हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि में क्या बताए थे कि यहाँ पे गणितीय से तर्क करेंगे, यानी कि तर्क गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? क्या जेंडर समता को, या जेंडर रूढ़िवादिता को, या जेंडर भूमिका में लचीलापन, या जेंडर समानता को? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता वह धारणा है जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति उसके लिंग के आधार पर सोच या विचार बनाया जाता है और उसके अनुरूप व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है कथन। इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण करना। देखिए संपूर्ण पैडागोजी में हम बताए हैं, जब भी विद्यार्थियों को पृथक्करण की बात करें, लेबलिंग की बात करें, यानी कि नामीकरण की बात करें, यानी कि सेग्रेशन की बात करें, तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यानी कथन ये तो पहला गलत हो गया। बी क्या कह रहा है? यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में
के अवसर देता है, तो बिल्कुल सत्य। बी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सी क्या कह रहा है? यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल सत्य। बी सी सत्य हो जाएगा। डी क्या कह रहा है? यह डर और चिंता पैदा करने सीखने को बढ़ा। देखिए, जहां डर चिंता की पैदा करे तुरंत वो गलत हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि बी और सी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? देखिए, बजाय सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को, देखिए समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग किस ऑप्शन में होगा? तो आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? क्या आप बच्चों को पूछेंगे कि आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको फैक्ट है, उसको पता है, तथ्य इसको पता है कि 2011 में जनगणना आखिरी हुई थी। तो यानी कि रटा रटाया वो याद कर लेगा, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी रटा रटाया याद कर लेगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि इसको भी याद कर लेगा, फैक्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि कौन है कौन नहीं है वो क्या करेगा? याद कर लेगा। इससे भी समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं किया। अगर ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखें, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? आप इसके तर्क वितर्क क्षमताओं को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन द्वारा छात्रों या बच्चों में अपसारी सोच का विकास एवं विस्तार होता है। क्या? अपसारी सोच का। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सत्य, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। वंचित समूहों या वर्गों के बच्चों की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने से वे बच्चे स्वयं को हीन और पिछड़ा न मानते हुए उत्साह के साथ सभी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी में भागीदारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। देखिए, बी क्या है यहाँ पे? हतोत्साही की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है तो ठीक है, परंतु पढ़ाई पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई भी जरूरी है। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाना करना, देखिए ट्यूशन की बात जिक्र नहीं की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग, पृथक्करण, देखिए पृथक्करण जहां आए तुरंत गलत हो जाएगा। नकारात्मक भेदभाव गलत हो जाएगा। नामीकरण, लेबलिंग कभी भी नहीं। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक ये टैग वर्ड्स हम बताए हैं, तो सहयोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल सत्य, पहला ही ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है? बच्चों के शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समझेंगे, समान क्षमताओं वाले नहीं, सभी को एक समान जैसे किसी का कम, किसी इसमें क्या कर रहा है, जो समान क्षमताओं वाले बच्चे उसको, जो उससे भी नहीं उसको अलग अलग नहीं, सबको एक समान लेना है, सिर्फ समान क्षमताओं वाले बच्चों को नहीं। तो बच्चों को उनकी जाति के, देखिए जाति के आधार पर अलग अलग, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, जहां ज्ञान पुनरुत्पादन की बात करें, बढ़ावा की बात करें, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 यही करती है कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एनसीएफ 2005 के जितने भी थीसिस हैं सब बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर एक बार देखिए, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है,
परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? क्या डिस्ग्राफिया की, या डिस्कैल्कुलिया की, या डिसलेक्सिया की, या स्वलीनता की? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वह मनोविकार है जिसमें बच्चों को सीखने और समझने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा पढ़ने, लिखने और वर्तनीगत अशुद्धियां आदि समस्याओं का सामना करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। रचनात्मकता क्या है? बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, या लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। रटने की बात आ गई। अवसारी ढंग से बिल्कुल सत्य। तीसरा है, हम लोग क्या करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अवसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अवसारी ढंग तर्क को नई परिस्थितियों, नए विचारों, नई सोच आदि के संदर्भ में लागू करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अवसारी ढंग से सोचने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन 1 2 यहाँ पे देखिए 3 4 यहाँ पे ऑप्शन है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखना है? किसमें? सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर पहला क्या, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सत्य, पॉजिटिव है। यहाँ पे निष्क्रिय है, यह भी गलत हो गया। देख लेते हैं तीसरा चौथा, बच्चों की अपेक्षा के अस्थायी परिवर्तन, ये भी गलत। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन, नहीं। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय। सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? क्या प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना? देखिए पुरस्कार की जहां भी बात की जाए तुरंत वो गलत हो जाएगा। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, बिल्कुल सत्य, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्तिगत रुचि को आगे बढ़ाता है और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट हो जाएगा, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कथन ए क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। बिल्कुल सत्य, कथन पहला क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तर्क आर क्या कह रहा है, भावनाएं और सीखना परस्पर बिल्कुल सत्य। अगर भावनाएं ही नहीं रहेंगी तो आप सीखेंगे कैसे? तो भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी। देखिए जो महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं तो उनकी विशेषता क्या होती है, देख लेते हैं। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। ये बताइए, महारत उन्मुख विद्यार्थी जो उनका टारगेट, जो गोल, जो उनका एम होता है, तो सीखने के लिए क्या करते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थाई है। देखिए कभी भी क्षमता स्थिर अस्थाई नहीं होती है, तो यानी कि बी गलत हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं, बिल्कुल नहीं, आसान लक्ष्य नहीं तय करते हैं और कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। महारत उन्मुख विद्यार्थी क्या करते हैं, वो अनेक प्रकार की, चाहे कठिन हो या आसान हो, सब के सब लक्ष्य क्या करते हैं, तय करते हैं और उनकी एक लक्ष्य तय निर्धारित भी होती है। तो यानी कि सी भी गलत हो गया। डी, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरे की सहायता और मदद लेते हैं, बिल्कुल सत्य। अगर उनको नहीं कुछ चीज आ रहा है, कुछ चीज में कमियां हो जा रही हैं, तो उसको छुपाएंगे नहीं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा समालोचना चिंतन करेंगे, दूसरे की हेल्प लेंगे। तो क्या, डी भी सत्य हो जाएगा। तो ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 ए और डी सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं। पर उन्हें सजा होनी चाहिए, नहीं। कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत। को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सत्य। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को क्या करना चाहिए,
प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, गलत हो जाएगा, निगेटिव। उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखेंगे, ये भी गलत। उन्हें किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चे को करके सीखने का अवसर एक उनके सक्रिय भागीदारी है। बिल्कुल सत्य। प्रगतिशील शिक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित कर स्वयं सिखाकर अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाना होता है। तो ऑप्शन यानी कि कथन पहला सत्य हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। बिल्कुल, शिक्षक की क्या होती है, परंपरागत कक्षा में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होगी, यानी कि एक्टिव रूप से वो रहेंगे। पर वहीं परंपरागत कक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों और शिक्षक की परस्पर और सक्रिय भागीदारी के द्वारा शिक्षण कार्य को सफल एवं उपयोगी बनाना है। तो ऑप्शन यानी कि कथन बी भी सत्य हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, ऐसी कक्षा का जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग है, किताबी ज्ञान से अलग हटकर, यानी कि गलत हो जाएगा। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है, ये भी गलत, यानी कि ए बी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अधिगम में ये महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ पे भूमिका नहीं निभाते हैं, यानी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छात्रों के बीच गहरी संप्रज्ञात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। जहां याद की बात की जाए, रोट मेमोरीज की बात की जाए, तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में ये भी सब हम बताए हैं। प्रत्येक निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, देखिए निर्देश कभी भी नहीं, प्रत्यक्ष निर्देश की बात एनसीएफ 2005 नहीं करती है। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुशासित किया जाए। बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे तीसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछे बच्चों को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करनी चाहिए प्रश्न पूछने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, या उच्च क्रम से निचले क्रम, या जटिल से सरल। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ठोस से अमूर्त। क्या ठोस से अमूर्त अवधारणाओं में पहले बच्चे क्या करते हैं, मूर्त दृश्य, यानी कि जो सामने रखी हुई छूकर देखकर दृश्य सामग्रियों को देखकर अपनी समझ विकसित करते हैं। उसके बाद वे अमूर्त अर्थात अदृश्य सामग्रियों को देखकर भी अपनी समझ विकसित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे छात्र क्या परिकल्पनात्मक तर्क करने में भी सक्षम और योग्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का क्या होगा, ठोस से अमूर्त। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए ये क्लास बहुत शानदार तरीके से चलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।